व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देखो क्या है, ये किसी भी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, ब्रिटिश के। उन्होंने जो है 4 रेजिस्टेंस को एक पैरेललोग्राम में कनेक्ट करके एक स्पेशल टाइप जो है ब्रिज तैयार किया था, मतलब सर्किट तैयार किया था, जिसको कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक, तो इसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, क्या है वर्क इसका, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में ये रेक्टेंगल दे रखा है या पैरेललोग्राम कह सकते हो, ABCD। और इस ABCD में चारों आर्म्स में 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं इस तरीके से। और इसका जो डायगोनल AC है, डायगोनल AC के से जो है एक सेल E और कुंजी K1 कनेक्ट की है, और दूसरा डायगोनल BD में जो है एक गैल्वेनोमीटर और K2 कनेक्ट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, जी जो यहाँ पर लिखा है गैल्वेनोमीटर है ये। और गैल्वेनोमीटर क्या वर्क करता है, ये किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस बताता है कि करंट आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज़ पता करता है। तो क्या कैसे पता करता है, क्योंकि इसमें एक निडल लगी होती है, ऐसे निडल होती है। जब भी इसमें करंट आती है तो ये जो है अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेफ़्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक, तो ये हो जाता है। तो जिस समय K1, अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर K1 को ऑन करते हैं, मतलब इसको कनेक्ट कर देंगे। K1 कनेक्ट करने पर इस सेल E से जो है करंट I फ्लो होती है, और ये करंट I देखिए यहाँ तक आती है A तक। और जैसे A पर आती तो यहाँ पर 2 वायर हैं, 2 रेजिस्टेंसेज हैं, तो ये करंट जो है दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। एक में I1 है सपोज, और सेकंड रेजिस्टेंस में I2 है। अब देखिए जब यहाँ से हम आते इधर इस रेजिस्टेंस में, P रेजिस्टेंस में AB साइड के थ्रू आते हैं B पर, और AD में आते हैं D पर। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से एक इधर से वायर है, एक इधर से वायर है, B पर भी 2 हैं इधर से इधर। अब यहाँ पर सोचना है कि करंट किधर जाएगी, कि यहाँ से ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, या इधर से कितनी करंट इसमें आएगी कितनी इसमें आएगी। तो हम क्या करते हैं कि इस K2 को हम प्रेस करते हैं, और K2 को प्रेस करने पर हम देखते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि इस आर्म में, इस BD में कोई भी करंट नहीं आ रही होती है। तो जब इसमें कोई करंट नहीं आ रही होती तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इधर से जो करंट I1 है वो Q में भी I1 आ जाती है, और इधर से जो करंट I2 आ रही है इधर I2 आ जाती है। और पॉइंट C पर आकर के दोनों भी मिल करके किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से यहाँ पर I बन जाते हैं, और इस तरीके से ये कंप्लीट हो गई करंट। ठीक है, और अगर बाई द वे डिफ्लेक्शन होता है तो इसमें करंट आएगी, और तो करंट वो अब ये है कि इधर करंट आएगी या इधर से आएगी। तो ये करंट I1 I2 के मैग्नीट्यूड पर या रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि किधर से किस डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो होती है। ठीक, तो हम यहाँ पर इन 4 रेजिस्टेंस PQRS को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि जो है गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। और जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये हमारा ब्रिज बैलेंस है। ठीक है, और जिस समय ब्रिज बैलेंस होता है उस समय इसकी कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स का, जैसे P और Q या P और R का रेशियो बाकी 2 साइड की रेशियो के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने P और Q का रेशियो ले लिया, तो P और Q का रेशियो इक्वल हो जाएगा R और S के रेशियो के। ये इसका प्रिंसिपल है।